आप जरा इमेजिन करो, 22 अप्रैल की शाम थी। पहलगाम में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था यार। टूरिस्ट फोटो खींच रहे थे, बच्चे मजे कर रहे थे। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट था। किसी को रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि ये हंसी खुशी बस कुछ मिनटों की मेहमान है। माहौल एकदम खुशनुमा था। तभी अचानक टायरों की एक तेज चीख सुनाई दी और एक बस वहां आकर झटके से रुकी। धूल का एक बड़ा गुबार हवा में उड़ा। सबकी नजरें उसी तरफ जम गईं। जैसे जैसे वो धूल नीचे बैठी, लोगों का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। बस का दरवाजा खुला और उसमें से एक एक करके 5 से 6 साए नीचे उतरे। ये आम मुसाफिर नहीं थे यार। इनके चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे और हाथों में वो चमकती हुई AK-47 थीं। उस एक पल में मानो हवा भी थम गई। जो बच्चे अभी खेल रहे थे वो सहम गए। बड़ों के चेहरे सफेद पड़ गए। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर वहां खड़े हर इंसान की आंखों में एक ही बात थी कि आज मौत हमारे ठीक सामने खड़ी है। वहां उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगे, किसी का सामान नहीं छीना। उन्होंने बस एक ही घटिया सवाल पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? अगर बचना है तो कलमा पढ़ो। जरा उस पिता की हालत सोचो यार, जिसके एक कंधे पर उसका छोटा बच्चा रो रहा था और दूसरे हाथ में वो कांपते हुए अपना आधार कार्ड दिखा रहा था। पर सामने खड़े शैतान को उन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन 26 बेगुनाह लोगों को भेड़ बकरियों की तरह एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। हवा भी थम गई थी। वादियों में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर अचानक धाएं धाएं धाएं, गोलियों की वो आवाज पहाड़ों से टकराई और सब कुछ खत्म हो गया। एक एक करके वो सब जमीन पर गिरते गए। वो सड़क जो कुछ देर पहले तक टूरिस्टों की हंसी से गूंज रही थी, अब वहां सिर्फ लाशें थीं। सफेद बर्फ और काली सड़क अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। किसी की टूटी हुई घड़ी, किसी का गिरा हुआ जूता, बस यही निशानी बची थी वहां। जब शाम को ये तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन्स पर आईं, तो कसम से रूह कांप गई। लेकिन इस बार देश रो नहीं रहा था भाई, देश उबल रहा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जुबान पर बस एक ही बात थी, बदला। हमें खून का बदला, खून चाहिए। लोग चीख रहे थे कि अब निंदा नहीं करनी, अब कैंडल मार्च नहीं निकालना, अब उनका घर जलाना है। और दिल्ली में बैठे हुक्मरानों का भी यही मूड था। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। इस बार हम घर में घुसेंगे भी और ऐसा मारेंगे कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तारीख थी 19 अप्रैल और वक्त था रात का। पूरी दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन रायसीना हिल्स पर एक बत्ती अभी भी जल रही थी। 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री का घर। वहां कोई चाय नाश्ता नहीं चल रहा था भाई। एक बंद कमरे में देश के सिर्फ 5 सबसे ताकतवर लोग बैठे थे। प्रधानमंत्री, NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के चीफ। कमरे में इतना सन्नाटा था कि आप घड़ी की टिक टिक भी सुन सकते थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि सबको पता था कि आज रात जो फैसला होगा वो या तो इतिहास बना देगा या इतिहास मिटा देगा। NSA डोभाल ने टेबल पर पाकिस्तान का एक हाई रेजोल्यूशन नक्शा खोला। हमारी खुफिया एजेंसी रॉ और NTRO ने पिछले कुछ हफ्तों में दिन रात एक कर दिया था यार। उन्होंने पाकिस्तान के कोने कोने में झांक कर उनके छिपने के अड्डे ढूंढ निकाले थे। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 21 आतंकी कैंप्स। नक्शा लाल निशानों से भरा हुआ था। ये वो जगहें थीं जहां वो चूहे छिपे बैठे थे, ये सोचकर कि भारत को तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर हमारी नजर थी। अब सवाल ये था, क्या 21 के 21 कैंप्स उड़ा दें? नहीं। स्ट्रैटेजी ये थी कि चोट वहां मारो जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। जनरल्स ने उन 21 में से 9 सबसे खतरनाक लोकेशंस को चुना। 5 कैंप्स बॉर्डर के पास POK में और 4 कैंप्स पाकिस्तान के अंदर एकदम गहराई में। ये वो जगहें थीं जहां मसूद अजहर जैसे मास्टरमाइंड बैठकर हमारे देश के खिलाफ साजिश रचते थे। टारगेट लॉक हो चुका था, अब बस ट्रिगर दबाने की देर थी। जब प्लान सेट हो गया तो बात आई कि इस मिशन का नाम क्या रखा जाए।
इस बार कोई टेक्निकल कोड वर्ड नहीं चुना गया, इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। जानते हो क्यों? क्योंकि उन आतंकियों ने पहलगाम में हमारी बहनों का सुहाग उजारा था, उनका सिंदूर मिटाया था, और अब उसी सिंदूर की कसम खाकर उन कायरों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना था। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक वादा था। मीटिंग के आखिरी कुछ मिनट्स में प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने जनरल्स की आंखों में देखा। वहां कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं हुआ। उन्होंने बस एक लाइन बोली, इस बार मुझे निंदा नहीं, नतीजा चाहिए। आपको पूरी छूट है, फ्री हैंड। मतलब साफ था भाई, जो करना है करो, जैसे करना है करो, बस दुश्मन बचना नहीं चाहिए। और उसी पल पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया। घड़ी में 1:05 हुए थे। पाकिस्तान के रडार रूम में सब नॉर्मल था कि तभी अचानक उनकी स्क्रीन्स झिलमिलाने लगीं। ऑपरेटर्स चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है? सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? उन्हें लगा कोई टेक्निकल खराबी है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भारत के साइबर वॉरियर्स ने उनका पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। उनकी आंखें फोड़ दी गई थीं। अब वो अंधे थे और मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी। और फिर वो आवाज आई जिसने सन्नाटा चीर दिया, सू बूम। सबसे पहले पीओके के मुजफ्फराबाद और कोटली के लॉन्च पैड्स उड़ाए गए। जो आतंकी वहां आराम से सो रहे थे, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। कैंप्स के परखच्चे उड़ गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि मीलों दूर से देखी जा सकती थीं। ये वो जगह थी जहां से वो घुसपैठ की प्लानिंग करते थे। आज वही जगह उनका कब्रिस्तान बन गई थी। पाकिस्तान को लगा हमला सिर्फ बॉर्डर पर होगा, लेकिन वो गलत थे। हमारे रफाल जेट्स ने डाइव लगाई और बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर घुस गए। निशाना था मुरीद के और सियालकोट। ये लश्कर-ए तैयबा का गर था भाई, जहां कसाब जैसे दरिंदे ट्रेन हुए थे। वहां स्कैल्प मिसाइलें ऐसे गिरी जैसे ऊपर वाले का कहर टूटा हो। उनका ट्रेनिंग सेंटर, उनका कंट्रोल रूम, सब कुछ मलबे के ढेर में बदल गया। लेकिन असली बदला अभी बाकी था। टारगेट नंबर 9, बहावलपुर। मौलाना मसूद अजहर का हेडक्वार्टर, जिसे वो अभेद्य किला कहता था, वहां गिरी भारत की ब्रह्मोस। धमाका इतना जबरदस्त था कि जमीन कांप उठी। वो बिल्डिंग जहां से वो भारत के खिलाफ जहर उगलता था, एक ही झटके में धूल बन गई। सांप का फन कुचल दिया गया था। सिर्फ 23 मिनट। जी हाँ, घड़ी देखकर सिर्फ 23 मिनट में खेल खत्म हो चुका था। जब धुआं हटा तो वहां सिर्फ राख थी। खबरों के मुताबिक मसूद अजहर के भाई, उसके 10 रिश्तेदार और 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी जो कल तक भारत को धमका रहे थे, अब जहन्नुम पहुंच चुके थे। पहलगाम के उन 26 बेगुनाहों का हिसाब ब्याज समेत चुका दिया गया था। मजे की बात सुनोगे? हमले से ठीक पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ट्विटर पर लिखा था, चैन से सो जाओ, हम जाग रहे हैं। भाई 3 घंटे बाद जब उनकी नींद खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अगले 3 घंटे तक पाकिस्तान में सन्नाटा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दुनिया को क्या बताएं। झूठ बोले कि कुछ नहीं हुआ, या सच बोलें कि भारत ने घर में घुसकर मारा है। उनकी हेकरी धुएं में उड़ चुकी थी। और फिर भारत ने दुनिया को सच बताया। लेकिन इस बार माइक किसी नेता ने नहीं संभाला। मंच पर आईं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। याद है, उन आतंकियों ने महिलाओं से कहा था कि जाओ अपनी सरकार को बताओ। तो ये लो, सरकार ने जवाब दे दिया। एक तरफ वो डरपोक थे जो औरतों पर गोली चलाते थे, और दूसरी तरफ भारत की शेरनियां थीं, जिन्होंने बताया कि कैसे हमने उनके 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ये उस सोच पर सबसे बड़ा तमाचा था। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए पाकिस्तान ने बौखलाहट में अपने ड्रोन्स भेजे। उन्हें लगा वो बदला लेंगे, लेकिन भूल गए कि ये 2025 का भारत है। हमारी एयर डिफेंस यूनिट्स तैयार बैठी थी। जैसे ही उनके खिलौने हवा में दिखे, उन्हें वहीं भस्म कर दिया गया। एक भी ड्रोन हमारे बॉर्डर को छू तक नहीं पाया। दुश्मन ने माथा पीट लिया। पहले जब भारत जवाब देता था तो दुनिया सवाल पूछती थी, लेकिन इस बार विदेश मंत्री जयशंकर और डोभाल सर ने दुनिया की महाशक्तियों को फोन घुमाया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, सबने एक ही बात कही, भारत ने जो किया सही किया। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी।
किसी की हिम्मत नहीं हुई उंगली उठाने की। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं है, ये कहानी है एक बदलाव की। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को कमजोरी समझेगा तो हम उसका वो हाल करेंगे जो इतिहास याद रखेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। जय हिंद, जय भारत।